नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार अपने YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। बीबीडी गाइड 2022 भौतिकी हमने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने पिछली क्लास में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का 1 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशन करवा दिया था और आज हम लोग 7 नंबर से क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन चालू करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के साथ। देखिए आपके बीच 7 नंबर क्वेश्चन आ गया है, आप पढ़िए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम वाहनों में उत्तल लेंस का परिचय दृश्य मतलब साइड मिरर पीछे का दृश्य देखने के लिए, इसका मतलब वह पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल लेंस को क्यों वरीयता क्यों देते हैं, मतलब उत्तल लेंस का उपयोग क्यों करते हैं। इसका क्वेश्चन का यही हुआ, हम साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, आपको हम बता देते हैं उत्तल दर्पण का कुछ विशेषता। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब से छोटा बनाता है, वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब से छोटा बनाता है। अगर छोटा प्रतिबिंब बनाता है, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, आपके साइड मिरर उत्तल दर्पण का है। अगर ट्रैक्टर को बड़का प्रतिबिंब दिखा देगा तो ट्रैक्टर का ट्रेन बन जाएगा, जिससे आप लोग थोड़ा घबरा जाइएगा। इसलिए इसको क्या किया है, वास्तविक प्रतिबिंब को थोड़ा छोटा बना दिया जो आपके दृष्टि में दिखाई दे सके। ठीक है, अब ट्रैक्टर को आप ट्रेन बना देगा तो आप भी डर जाइएगा कि वाह ट्रेन आ रहा है, अगर बड़का दिखा देगा तो इसीलिए बोला जाता है उत्तल दर्पण के पृष्ठ दृश्य के दर्पण में इसलिए वरीयता देते क्योंकि वह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है और इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत ही अधिक केंद्रित और फोकस, इसका बहुत ही अधिक केंद्र तथा फोकस के बाहर की ओर वक्रित होता है। मतलब वही हुआ। ठीक है, अगर मान के चलिए अगर इतना बड़ा साइज को अगर इस आईना में लाना है, इसका मतलब क्या होता है, इसका केंद्र तथा फोकस की ओर वक्रित होना चाहिए जिससे वो उसमें समा जाए। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही हुआ। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका ये लाइन पढ़िए, ये लाइन आपको हेडलाइट लगा लिए, इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत ही अधिक है, मतलब इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ही अधिक है केंद्र तथा फोकस के। ठीक है, इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक है केंद्र तथा फोकस की, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं, ठीक है, इसका यही डिफिनेशन आप लोग याद लिखे रखिए। लेकिन आपको मैंने बता दिया इसका उपयोग क्यों करते हैं। उत्तल दर्पण का व्यवस्था आपने हमको बताया, उत्तल दर्पण क्या है। ठीक है, अब अपवर्तनांक आपको बताते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक को हम म्यू से सूचित करते हैं। म्यू अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग और उसी माध्यम में प्रकाश का वेग के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए आप डिफिनेशन पढ़िए, किसी माध्यम में अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग जिसे हम c से सूचित करते हैं और उस माध्यम में प्रकाश का चाल के अनुपात को ही कहते हैं अपवर्तनांक। आपको मैंने फिगर पे ले जाते हैं, फिगर भी आपके लिए हम ये देखिए अपवर्तनांक देखिए क्या हो, निर्वात में प्रकाश की चाल अपवर्तनांक बराबर म्यू। हमने आपको बताया अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। कहाँ गया पेन, कहाँ गया। अपवर्तनांक को निर्वात में प्रकाश का वेग उस माध्यम में प्रकाश का वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए उत्तल दर्पण, ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से। चलिए पढ़ते क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष रखे बीम के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख लिखिए और प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज और स्थान लिखिए। इसका 2 कंडीशन बनेगा। ठीक है, आपको पहला कंडीशन क्या होगा, वस्तु को आपको अनंत पे रखना होगा। पहला कंडीशन है वस्तु आपको अनंत पे रखना होगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन में आपको वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, अनंत और ध्रुव के बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, पहला कंडीशन में अनंत पे, दूसरा कंडीशन में अनंत और ध्रुव के बीच में, मतलब पोल मानिए या प्रधान ध्रुव के बीच में, यहाँ प्रधान अक्ष बोल लिया। ठीक है, इसलिए इसका आपको 2 कंडीशन आपको इसको देखना पड़ेगा। चलिए आपको 2 कंडीशन पे आते हैं हम लोग।
देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दो स्थिति दर्शाया गया है, जब वस्तु अनंत पर हो और प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ठीक है, और जब जब अनंत पर होगा तो फोकस पर बनेगा। चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ पर अनंत पे होगा। मान के ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है ये। देखिए जब अनंत पर जब वस्तु स्थित होता है, देखिए वस्तु अनंत पर जब वस्तु स्थित होता है तो आपतित किरण प्रधान अक्ष का समांतर होती है। जो इधर आपतित किरण है ये प्रधान अक्ष है, इसके समांतर होगी। आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर पड़ती है। परावर्तन के बाद सब फोकस पे मिलती है। यहाँ परावर्तन के बाद सब आपतित किरण फोकस पे मिलेगी। ठीक है, आप परावर्तन के बाद सब कहाँ मिलेगी? फोकस पे मिलेगी तथा अतः वस्तु का प्रतिबिंब फोकस था यहाँ पे फोकस पे मिलेगी तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। ठीक है, हमने आपको क्या बताया, जब वस्तु अनंत पे स्थित हो तो वस्तु से आने वाली आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर पड़ती है। प्रधान अक्ष के समांतर जाती है और फोकस पे मिलती है। प्रधान अक्ष के समांतर जाती है और फोकस पे मिलती है। ठीक है, जब वस्तु अनंत पे हो, वस्तु से आने वाली किरण प्रधान अक्ष के समांतर, ये प्रधान अक्ष है, ये इसके समांतर जाती है और फोकस पे मिलती है, जिससे फोकस पे प्रतिबिंब का निर्माण, जिससे फोकस पे प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक सीधा तो वस्तु से छोटा बनता है। काल्पनिक बनेगा यहाँ पे वस्तु, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, अब आते हैं हम इसका नेक्स्ट कंडीशन पे। अब आते हैं हम इसका नेक्स्ट कंडीशन क्या बोले, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। अनंत और ध्रुव के बीच में ये वस्तु को हम बैठा दिए और वस्तु से आने वाली किरण ए बी वस्तु है, ए बी डैश में प्रतिबिंब बना है, बहुत छोटा प्रतिबिंब बना है। देखिए पढ़ते हैं, बोलते हैं आपको, जब वस्तु ए बी दर्पण के प्रधान अक्ष और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब ए बी दर्पण के पीछे बनता है। देखिए दर्पण के पीछे बना है, प्रतिबिंब फोकस पे बना है। यहाँ से जो किरण गई है यहाँ पे प्रतिबिंब बनी है। ठीक है, अगर दूसरा नंबर कंडीशन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, दूसरा नंबर, इस क्वेश्चन को डिवीजन करने से याद होगा, समझे, ऐसे याद नहीं हो। दूसरा नंबर कंडीशन आपको बतलाते हैं, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा गया है, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा गया है, ए बी प्रधान अक्ष तथा बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश, प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। कहाँ बनता है? फोकस और पोल के बीच बनता है प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। इसका मोटा मोटी यही हो गया। अब जब प्रतिबिंब ए बी को रखिएगा अनंत और ध्रुव के बीच तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, फोकस और ध्रुव के बनेगा। ठीक है, और काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, इसमें इतना ही समझना था। ठीक है, आप आते हैं अब क्वेश्चन पर, उसका आंसर पर। प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखे। ठीक है, परावर्तन जब भी होता है दर्पण पे होता है। परावर्तन आपको आया तो समझिए, आप एक दिमाग लगाए, आपको दर्पण में, इसको दर्पण में होता है दर्पण, और अपवर्तन लेंस पे होता है। ठीक है, मोटा मोटा आपको ये ध्यान रखना होगा, जब भी परावर्तन का बात बोले तो वो दर्पण पे होता है, जबकि अपवर्तन का बात बोले तो वो लेंस पे होता है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन पे आते हैं। परावर्तन के नियमों को लिखे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और उसके नियमों को लिखे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। उदाहरण के लिए, जब कोई चमकीली सतह या दर्पण पर प्रकाश टकराता है, उसकी चमक से हमें दिखाई देता है। मान के चलिए आप एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग बचपन में क्रिकेट खेले होंगे। मान के चलिए आप दीवार में मारते हैं, बॉल आपके हाथ में आता है, दीवार में मारते हैं, बॉल हाथ में आता है। क्या हुआ? यह परावर्तन होता है, और परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। आप दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें परावर्तन ना होता हो। आप जितना वस्तु को आप देख रहे हैं, आपको जो दिखाई दे रहा है दुनिया में, वो सभी उसमें परावर्तन होता है। ठीक है, जिसके कारण हम उसे देख सकते हैं।
परावर्तन क्या होता है? परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। परावर्तन प्रकाश का लौटना परावर्तन, किसी सतह से लौटना परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम हम समझते क्या होता है। परावर्तन के 2 नियम पढ़िए, देखिए। ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये क्या होता है? अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों ही एक तल पे होते हैं। इसका तल क्या होता है? एक होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक तल पे होते हैं। इसका पहला नियम आपके लिए हो गया। और दूसरा नियम क्या बोल रहा है? ये जो आपतित, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना उसको हम लोग आई से सूचित करते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच कोण बना उसको हम आर से सूचित करते हैं। इसलिए दूसरा नियम क्या बोला? एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है। दूसरा नियम भी हो गया। वही यहाँ पे बोल रहा है, देखिए यहाँ पे पढ़िए, आपको यहाँ भी वही बोला गया है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन बड़ी बकवास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। गोली दर्पण की नई काटिय चिन्ह परिपाटी को दर्शाए, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसका वही चिन्ह परिपाटी नहीं, उत्तल दर्पण में क्या? उत्तल दर्पण में फोकस पॉजिटिव हो, उत्तल दर्पण में फोकस पॉजिटिव होता है, खाली यू नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है। उत्तल दर्पण में होगा अवतल दर्पण, इसका खाली ये याद रखिएगा, अवतल दर्पण में क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव। अवतल दर्पण में एफ नेगेटिव होता है, एफ नेगेटिव होता है, यू नेगेटिव होता है, बी कभी पॉजिटिव कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव होता है। इसका मोटा मोटा आपको यही याद रखना है, और इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।